हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स है, उसमें हम आज पढ़ेंगे 370 35A J&K कॉन्स्टिट्यूशन और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 370 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर to India under special terms. Association was limited to three subjects: defense, external affairs, and communication. Sovereignty on internal matters stayed with the rulers of J&K. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब J&K इंडिया के साथ एक्सेशन किया था तो उस के बाद स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो थे उसमें जो है तीन चीज़ के ऊपर लिमिट रखी हुई थी। थ्री सब्जेक्ट थे। कौन से? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। सवरेंटी जो थी वो इंटरनल थी, किसके साथ? स्टेट विद रूलर ऑफ J&K। अगर हम बताया जाए कि J&K डिड नॉट मर्ज अदर प्रिंसिपल स्टेट, इट चूज कंडीशन एसोसिएशन लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस एंट्री इन इंडिया। देखें, जब इंडिया बाहर की जो स्टेट थी, जैसे अदर स्टेट थी, उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग था। इसमें ये था कि जम्मू और कश्मीर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन्होंने क्या सेशन किया था कि उन्होंने कंडीशन रखी थी, उस हिसाब से जो J&K के ऊपर रूल्स कर सकते। अगर नेक्स्ट की हम बात करेंगे, इंटर्न गवर्नेंस राइज ऑफ शेख अब्दुल्ला, स्टेट गवर्नमेंट्स बाय J&K कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1939, महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड Sheikh Mohammed Abdullah as emergency administration in 1947. Demand for responsible government let appoint for युवराज करण सिंह 1949। इसमें ये कह सकते हैं कि जब स्टेट गवर्नर जो था, J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट था 1939 में जो हुआ था, उसमें उसके दौरान महाराजा हरी सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या किया था? इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन जो किया था 1947 में, और डिमांड की थी फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू अपॉइंट किया, और अपॉइंट किया था युवराज करण सिंह इन 1949। अगर की इवेंट्स की बात करें तो करण सिंह बिकेम रीजेंट, महाराजा लेफ्ट द स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 की जब कब आया था? 26 जनवरी 1950। सरदार पटेल जो थे, रीऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर J&K। आर्टिकल 370 वाज बॉर्न ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये 370 जो आया था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद है। तो अगर हम बात करें कि 370 के अंदर की चीज़ें की थी, इन्होंने ये बताया था, हमने ऊपर पढ़ लिया है, जिसमें हमें डिफेंस, एक्सटर्नल और कम्युनिकेशन जो था ये इंडिया के सेंटर के कंट्रोल में, इंडिया के कंट्रोल में, बाकी जो था वो स्टेट के कंट्रोल में था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर हम बात करें कि टेम्परेरी प्रोविजन जो थे, उसमें हम बात करें 370 के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 21, आर्टिकल 238 डज नॉट अप्लाई टू J&K। सबसे पहले ये आपको पता नहीं चाहिए कि 238 जो आर्टिकल था वो J&K में अप्लाई नहीं होता था। पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट वाज लिमिटेड। यूनियन लिस्ट मैटर एग्रीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अदर सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सेंस। Article 1st, Indian territory still applies. President can modify constitution provision for J&K by orders. Chair need occurrence of Constitution Assembly। ठीक, तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो था कि कोई भी अगर बिल पास होता वो डायरेक्ट J&K पर अप्लाई नहीं होता था। उसके लिए J&K की जो हुकूमत थी वो क्या करती थी, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके उसके ऊपर बिल के ऊपर बात करती थी, और जब वो बिल पास हो जाता था उसके ऊपर उसके बाद जो है ये बिल जो एक्ट हो जाता था। डायरेक्टली जो है J&K ऊपर कोई भी जो इंडिया का बिल था वो एक्टिव नहीं हो सकता था। ठीक, अगर हम बात करें कंसेप्ट की बात करें, आर्टिकल 370 मेड टर्नल बिटवीन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड J&K ओनली सिलेक्टेड पार्ट कुड पास थ्रू। कुछ थ्रू जो था कि वो डायरेक्ट जो था वो पास हो जाता था। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बिल पास होता वो डायरेक्ट अप्लाई हो सकता, लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि वो जब J&K कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी है वो जाके उसके ऊपर तवज्जो करती थी, उसके बाद वो पास हो जाता था बिल। नेक्स्ट की बात करें, पावर टू रिपेल्स आर्टिकल 370। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिक्लेयर 370 इनकॉपरेटिव बट ओनली रिकमेंडेशन ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सिर्फ ये जो था प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था 370, और उसमें सिर्फ रिकमेंडेशन दी थी किसके लिए? J&K कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। अगर हम बात करें मेन प्रोविज़न ऑफ 370, इसमें सबसे पहले ये है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होंगी। सबसे पहले आप देखें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जो J&K का, और 238 जो था ये अप्लीकेबल नहीं था। स्पेशल अमेंडमेंट जो एक्ट था वो 370 था। पार्लियामेंट कैन
कुड मेक लॉ ओनली फॉर 3 सब्जेक्ट, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर। पार्लियामेंट सिर्फ मतलब 2-3 चीज़ों के लिए मतलब वो क्या करती लॉ बना सकती, जिसके लिए आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर की बात कर रहे हैं और उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें। फॉर अदर प्रेसिडेंट प्लस स्टेट सब्जेक्ट मस्ट एग्री, और इसके लिए प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो उनका एग्री होना जरूर लाजमी था। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट आर्डर जो 1954 में आया था, जैसे देखें 1947 में जो अकॉर्ड एक्सेशन हुआ था उसके पहले जो था J&K के मतलब अलग मतलब नियम थे, और 1947 में जो प्रेसिडेंट का आर्डर आया था उसमें उसके बाद कुछ चीज़ें जो थी चेंज आ गई थी। ठीक है, सबसे पहले देखें तो फैक्चुअल डिटेल की बात करें, नेम जो था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर आर्डर 1954, ये इशू किसने किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डेट कब थी, डेट आप याद कर सकते हैं, मे बी एग्जाम में आ जाए, तो आप ये देख सकते हैं 14 मई 1954, और इशू कहाँ किया था, अंडर 370 फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्लेस किया था अर्लियर प्रेसिडेंट आर्डर 1950। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1950 में पहला ऑर्डर आया था, उसके बाद 1954 को इन्होंने अर्ली क्या किया था, रिप्लेस किया था। अगर इसकी बात करें पर्पज़ क्या था, टू अप्लाई सर्टन प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू J&K विद मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन। अगर अफेक्ट की बात करें, बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज बिटवीन J&K एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि 1950 में जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको इन्होंने क्या कर दी, रिप्लेस करके नई चीज़ों में अप्लाई कर दिया, जिससे क्या होगा इंडिया और J&K में कुछ चीज़ें जो अच्छे से चलें। अगर हम बात करें कि मतलब अंडरस्टैंड हम समझे कि मतलब 370 क्या था, इसमें हम ये दे सकते हैं, आप एक ये देख सकते हैं कि J&K एक रूम है विद स्पेशल लॉक, आर्टिकल 370 गिव द कीप ऑफ प्रेसिडेंट बट ही कुड ओपन द डोर ओनली विद परमिशन फ्रॉम J&K गवर्नमेंट्स यूजिंग द की द 1954 ऑर्डर ओपन द डोर पार्टीशन अलो सम इंडियन लॉ टू इंटर J&K। पहले हमें यह था कि अगर आप J&K मतलब किसी के घर हम जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते थे, प्रेसिडेंट को चाबी दी जाती थी कि मतलब जैसे हम किसी के घर जाते हैं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम उनको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद फिर हम उनके घर जाते हैं। तो वैसा ही ये बोल रहा है कि J&K भी एक ऐसा स्पेशल लॉक्ड रूम था जिसके लिए आर्टिकल 370 जो था वो उसको एक मतलब सब कुछ दिया हुआ था प्रेसिडेंट के पास, बट फिर भी वो प्रेसिडेंट क्या करता था, उनकी परमिशन के बिना मतलब वहाँ इंटर नहीं हो सकता, पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। और 1954 में यही चीज़ जो थी उनकी मतलब क्या करे ख़त्म करके 1954 में कुछ जो इंडियन किला थे उनको क्या किया था, मतलब उनको फोर्स करके मतलब अप्लाई करने के लिए कहा गया था। अगर हम बात करें कि मतलब प्री प्रोविजन क्या थे 1954 में प्रेसिडेंट आर्डर में, सबसे पहले ये देख सकते हैं J&K डिक्लेयर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, इंक्लूड J&K ऑफिशियली पार्ट फर्स्ट एंड शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। J&K गोट्स इट ओन कॉन्स्टिट्यूशन, J&K का सबसे पहले हम ये कह सकते हैं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था एंड कुड गवर्न इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू डेट्स, नो चेंज इन नेम बाउंड्रीज विदाउट कंसेंट, सेंटर कुड नॉट change J&K name boundary or area without permission of state legislature. Fundamental rights applied. Most fundamental rights were applicable, but some with modification. Right to property continued to J&K after 1978 with removed from other state. Permanent residents got special rights. Only permanent residents on improved property get government jobs, receive scholarship aids and center in state। तो हम बात करें सबसे पहले की बात करें कि जो J&K डिक्लेयर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें पता होनी चाहिए पार्ट फर्स्ट और शेड्यूल फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इसमें ये कहा गया था J&K के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम जब नेक्स्ट होगा तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो J&K की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी, उसके बाद हम देख सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि J&K की कोई भी जो मतलब बाउंड्री है आप उसको चेंज नहीं कर सकते विदाउट उनकी परमिशन के बिना, लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना। अगर उसके बात करें कि जो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स थे वो आप अप्लीकेबल करते, लेकिन जो कुछ ऐसे थे जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था वो उसके ऊपर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते थे। अगर कुछ करना भी होगा तो आपको इनसे पहले परमिशन चाहिए थी। अगर हम परमानेंट रेजिडेंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि कुछ जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी, उन्हीं को प्रॉपर्टी मिलेगी और स्कॉलरशिप वगैरह भी उन्हीं को मिलेगी जो वहाँ के रहने वाले हैं। Citizens denied to return from Pakistan. Migrants to Pakistan lost citizenship under state governments allowed returns and resettlement. Part second citizenship, part third fundamental right, part fifth executed and part 11
relationship between union and state applied to J&K, but modification state on considers directive principle part 4 fundamental duties 4A नॉट एप्लीकेबल टू J&K। तो आप ये कह सकते हैं सिटीजनशिप जो थे वो क्या हुआ माइग्रेंट के टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई थी तो कुछ जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। अगर उनको ये कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट अलो किया कि आप दोबारा से रीसेटल हो सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट सेकंड की बात से कर सकते हैं जिसमें सिटीजनशिप की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट की हो रही है, एग्जीक्यूटिव की हो रही है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात हो रही है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात हो रही है। अगर हम बात करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था, इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं सर्व एज द रियल कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्शन बिटवीन J&K इन इंडिया अलाउड ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन लॉ टू इनटू J&K विदाउट फुल कॉन्स्टिट्यूशन मर्ज वर्क एज अ कस्टमाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर J&K यूजिंग इंडिया फ्रेमवर्क। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये था कि जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्शन था बिटवीन इंडिया एंड J&K, मतलब यही एक 370 था रास्ता था जिससे इंडिया और J&K का कनेक्शन एक ब्रिज की तरह ये काम करता था आर्टिकल 370। तो इसमें ये कहा गया था अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन लॉ इन J&K विदाउट फुल कॉन्स्टिट्यूशन मर्ज। उसके बाद वर्क एज अ कस्टमाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन टू यूजिंग इंडियन फ्रेमवर्क। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट आर्डर में 1950 में पासपोर्ट फॉर इंडिया लॉ टू इंटर कश्मीर बट विद वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। ठीक, अगर आप देखें तो इसमें आप क्वेश्चन की बात करें तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि 1954 में जो आर्डर आया था वो उसमें क्या चीज़ आई थी, आर्टिकल 370 की बात हुई थी और उसमें ये कहा गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन डाल सकता है या फिर उसके बाद हो सकता है कि परमानेंट रेजिडेंट की बात हो रही है, मतलब जो पार्लियामेंट क्या अब मतलब वो अपनी मतलब मन मर्जी से कुछ मतलब अप्लाई कर सकती है या कुछ भी जो लॉ बनते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई होंगे, तो उसका आंसर था नहीं। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात करें J&K जो था कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट था यूनियन टेरेटरी का है, मतलब जो है मतलब इंडिया जो है वो J&K की कोई मतलब क्या बोलते हैं बाउंड्री वगैरह भी चेंज नहीं कर सकते और J&K का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक, स्पेशल प्रोविजन की बात करें इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है, प्रेसिडेंट कुड नॉट सस्पेंड प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी एप्लीकेबल बट थ्रू स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन टू emergency under Indian Constitution, President rules under Constitution, Governance rules, amendments Indian Constitution, 5th and 6th schedule tribal not applicable, SC special leaves by Election Commission power applies, High Court J&K has limited its only fundamental। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो इन J&K में क्या क्या चीज़ें जो एप्लीकेबल हो सकती है, सबसे पहले यह था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट जो है नॉट ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं थे और इसमें ये कहा गया था पार्लियामेंट लॉ मेकिंग सब्जेक्ट स्टेट कॉन्सिडेंस, उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी जो थी वो J&K में एप्लीकेबल नहीं हो सकती और प्रेसिडेंट जो था वो कुड नॉट सस्पेंड J&K कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें ये कहा गया था प्रेसिडेंट मतलब क्या करता है J&K का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड नहीं कर सकता था। प्रेसिडेंट रूल तो जो था स्टेट में जो था वो नहीं लग सकता था, अगर लगेगा भी तो वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लगेगा। टू इमरजेंसी जो पॉसिबल थी उसमें ये कहा गया था प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर्स रूल जो बन लग सकता था जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके 5th और 6th शेड्यूल जो है शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स शेड्यूल मतलब ये जो थे SC एंड ST जो थे वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते थे और अगर हो गए भी तो वो किससे होंगे J&K के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होंगे। अगर हम रिवीजन की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं आर्टिकल 370 वाज ओरिजिनली ड्राफ्ट पे, ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारे ये हो सकता है कि आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किसने किया था, तो उसमें आप सबसे पहला आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये पॉइंट यूपीएससी मतलब आपको मतलब फैक्चुअल के लिए मतलब जो एक क्वेश्चन आपको मिल गया है। तो इसमें ये कह सकते हैं ही वाज अ फॉर्मल डिमांड्स ऑफ J&K एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, तो उसके बाद शॉर्ट फैक्ट्स की बात करें आर्टिकल 370 जो अयंगर जो थे वो ब्रेन चाइल्ड की बात हो कहते हैं। अगर सेकंड टर्म की बात करें ये एक टेम्परेरी था, ये पार्ट 21 की बात हो रही है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये कहा गया था आर्टिकल 370 अपियर्स अंडर आर्टिकल पार्ट 21 टाइटल जो था वह टेम्परेरी की बात हो रही थी। स्पेशल प्रोविजन की बात कोर्ट ने इस पर क्लियरिटी किया था कि टेम्परेरी डज नॉट ऑटोमेटिक मीन्स इट विल बी एंड
विदाउट ड्यू टू प्रोसेस। अगर एग्जाम्पल की क्वेश्चन की बात करें, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इन आर्टिकल 370, तो कौन सा था? पार्ट 21। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट आर्डर की, तो उसमें ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट आर्डर सेंटर अप्लाइड मोर देन 94 आउट ऑफ 97 एंट्री यूनियन लिस्ट ऑफ J&K। तो इसमें ये कहा गया था कि 94 जो थी वो उसके ऊपर क्या कर अप्लाइड कर सकते थे, सिर्फ जो 3 की थी वो नहीं कर सकते थे। अगर इवन फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेम्बल्स एमरजेंसी प्रोविजन वेयर एप्लीकेबल, दिस वाज डन बाय पार्लियामेंट, इट वाज डन प्रेसिडेंट आर्डर यूजिंग आर्टिकल 370। मतलब आर्टिकल 370 के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब इंडिया को थोड़ी सी इजाज़त मिल गई थी कि वो अपने कुछ राइट्स ला मतलब एप्लीकेबल कर सकते थे। हाँ, अगर हम बात करें J&K के पास अपना फ्लैग था, सदर रियासत प्रेसिडेंट थे, उसके में ये कह सकते हैं ये जो J&K हैज़ सेपरेट फ्लैग अंटिल 2019। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो J&K का अपना फ्लैग था मतलब कब था, जब तक मतलब जो आर्टिकल 370 ब्रेक नहीं हुआ था। तो इसमें इसका जो फ्लैग था उस क्या था, इसमें आप कह सकेंगे रेड विद फ्लॉग सिंबल। तो इस टाइप का था, हल टाइप का था, ठीक, ऐसे हल टाइप का था। तो इसका होता है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि इट हैड ऑन हेड ऑफ द स्टेट सदर रियासत लेटर कमेंडेड टू गवर्नर्स, दिस नेवर अलाउड फॉर एनी स्टेट। तो इसमें ये कह सकते थे सबसे पहले जो मतलब ये कहता है कि ये हेड था सदर रियासत और बाद में इसको गवर्नर को तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करें प्रेसिडेंट आर्डर की, तो इसमें ये कहा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K की बात हो रही है। इसमें 1954 में क्या क्या इंक्लूड हुआ था, फंडामेंटल राइट हुए थे, अमेंडमेंट पावर हुई थी, सिटीजनशिप क्लॉज हुए थे, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन परमानेंट रेजिडेंट की बात हो रही है, शेड्यूल फर्स्ट की भी बात हुई थी। अगर गवर्नर की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि इट वाज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 92 J&K कॉन्स्टिट्यूशन नॉट आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसमें ये कहा गया था कि अगर J&K में फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगाई जाएगी, उसमें सेक्शन J&K के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लगेगी, जो उनका सेक्शन था कौन सा, 1992। दिस मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक इन डिक्लेयरिंग ब्रेक थ्रू गवर्नेंस। ये जो हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपके J&K के कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट शेड्यूल वगैरह भी बता देंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनोमी से डिक्लेयरिंग ब्रेक डाउन कर। अगर एमरजेंसी की बात करें तो जो है 360 जो थी फाइनेंशियल एमरजेंसी थी वो भी अप्लीकेबल नहीं थी। तो इसमें ये कहा गया था कि इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ सेंटर क्राइसिस problems, J&K had autonomy. This clause was really discussed between often state and objective question. 5th and 6th schedule not applicable to J&K। स्पेशल जो था वो कैसे स्पेशल लीव पटिशन जो थी जुडिशली फॉर स्टिल अप्लाइड। इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 136 जो था सुप्रीम कोर्ट का वो अप्लीकेबल था, और उसके बाद डेट्स वाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंटर्न्स अप्लाइड फॉर J&K। तो हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो इसमें ये कहा गया था कि हाई कोर्ट जो डेट थी वो ना ये एप्लीकेबल भी जो थी वो किस में थी, 26 में भी नहीं थी। तो अगर हम बात करें MCQs की बात करें तो उसमें ये क्या 370 जो था क्या था, परमानेंट था, नहीं था। J&K क्या सेपरेट फ्लैग था, जी हाँ था। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी जो 370 एप्लीकेबल है, नहीं हो रही है। गवर्नर रूल्स जो था अंडर 356 था वो एप्लीकेबल था, नहीं था। J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो था सेंटर इन 2019 था, हाँ जी था। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 का रियल ऑब्जेक्टिव की बात करें एक टेम्परेरी था, और इंडिया और J&K का एक रियल ब्रिज की तरह काम करता था, ठीक। J&K का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने ये पढ़ लिया, जिसमें आप ये ड्यूल परमानेंट रेजिडेंट्स की भी बात हो रही है, PRC की भी बात हो रही है। आर्टिकल 370 जो है डेमोक्रेटिक के थ्रू काम करता था कि लोग में डिमांड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हिसाब से जो 1947 के बाद राइज हुआ था शेख अब्दुल्ला की मतलब पॉपुलर होने की वजह से जो था उन्होंने डेमोक्रेसी का साथ दिया था। अगर प्रेसिडेंट आर्डर की बात करें तो हमने वो देख लिया कि प्रेसिडेंट आर्डर में क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट हुई थी। इम्पॉर्टेंट मॉडर्न डेज हम अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को जो था आर्टिकल 370 को एप्लीकेट किया गया था, मतलब उसको रिमूव किया गया था। अगर हम बात करें, हमने ये किसकी बात करी, आर्टिकल 370। अब हम बात करें मतलब 35 ए, जिसको हम बोल के परमानेंट रेजिडेंट्स, और हम J&K में मतलब बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम उसका पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कहते हैं कि प्री इंडिपेंडेंट बैकग्राउंड्स, महाराजा प्रताप सिंह जो एरा के टाइम पे लोकल रिसेंट अगेंस्ट आउटसाइडर टेकिंग स्टेट जॉब्स टू क्लेम द प्रोटेस्ट नोटिफिकेशन नंबर L84
20 April 1947 was issued into the state subject protected jobs and land were local. Letter numbers 53, 54, 31 January 1927 official classification of state subject 27 June 1932 extension to define status of J&K resident and settle about। इसमें ये कह सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने ये देखा गया कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन से ले रहे हैं और उसके बाद जो जॉब्स वगैरह हैं वो भी ले रहे हैं। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया कि जिसके हिसाब में उन्होंने बोला कि 20 अप्रैल 1927 उसमें ये कहा गया, इंट्रोड्यूस किया स्टेट सब्जेक्ट, और उसमें ये कहा गया था कि जो जॉब्स होंगी, जो लैंड्स होंगी वो लोकल के लिए होंगी। और उन्होंने एक ऑफिशियली क्लासिफिकेशन किया था, स्टेट सब्जेक्ट की बात हुई थी। और 1932 में जो था उसमें ये कहा गया था एक्सटेंशन जो है डिफाइन स्टेटस था J&K का रेजिडेंट सेटल अबॉर्ड का। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में 1927 में स्टेट सब्जेक्ट की बात हो रही है लोकल जॉब्स के लिए। और आज के टाइम पे भी जो मतलब लोग क्या करें कि अगर 370 अगर आपने रिमूव किया तो ये तो चलेगा, लेकिन 35A जो है वो आप इसको हमें दोबारा से वापस दे दें। जो मतलब अभी जो डिबेट हो रही है जिसकी हम बात करें 370 की, और मतलब बोलते हैं ना कि 370 वापस आ जाए फिर 370, लेकिन ज़्यादा मतलब लोग यही कह रहे हैं कि आप 370 ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन 35A है उसको हमें वापस कर दें। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रेमवर्क की बात हो रही है। 1915 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया केम इनटू फोर्स। आर्टिकल 370 गेव स्पेशल आर्टिकल टू J&K सिटीजनशिप डिबेट। इसमें ये कहा गया था शुड J&K हैव सेपरेट सिटीजनशिप, फाइनली डिसीजन ऑल J&K पीपल इंडिया सिटीजनशिप विद स्पेशल स्टेट राइट्स। अगर हम बात करें शिफ्ट फ्रॉम स्टेट सब्जेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 रिप्लेस state subject with permanent residence aligned with Indian Constitution definition instead in J&K Constitution Part 3 Section 6 to 10। Who is permanent residents? इसमें ये कहा गया था कि कौन कौन से परमानेंट रेजिडेंट्स है। क्लास 1 आप देख सकते हैं, क्लास 2 देख सकते हैं। इसमें ये कहा गया था कि 14 मई 1954 जो बंदा जो का स्टेट सब्जेक्ट का मतलब ले सकता है और उसके ऊपर काम कर सकता है। अगर मतलब जो बंदा क्या करता है, लॉ एक्वायर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी रेजिडेंस ऑफ J&K फॉर 10 ईयर। अगर 10 ईयर में वो J&K में रह रहा है तो उसको क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। माइग्रेंटेड पाकिस्तान 90 बिफोर 14 मई 1954 बट रिटर्न अंडर स्टेट। अगर वो J&K में 1954 में रह रहा है तो उसके बाद मिला के कर रहा है तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, उसके आप देख सकते हैं अदर रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 7 to 10। इसमें परमानेंट रेजिडेंट्स की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव की बात हो रही है, और बिल परमानेंट रेजिडेंट्स की बात हो रही है, और उसके परमानेंट रेजिडेंट्स। अगर हम बात करेंगे 35 कब हुआ था, प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 गेव्स पावर टू लेजिस्लेटिव J&K लेजिस्लेटिव। पर्पज़ यही था कि परमानेंट रेजिडेंट्स को स्पेशल राइट होना चाहिए और स्पेशल फ्यूचर होना चाहिए, जो करें प्रेसिडेंट ऑर्डर नॉट रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक, इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम ले सकते थे। इसमें ये कहा गया था कि बाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी J&K, अप्लाइंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, असेस स्कॉलरशिप्स, राइट टू सेटल्स। वाई 35A was contribution, आर्टिकल 14 सेइंग वायलेटिंग अगले राइट्स अगेंस्ट इक्वलिटी वुमेन्स राइट की बात हो रही है, और उसके बाद नॉन रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इसकी वजह से जो था कंट्रोवर्सी था। इसमें ये कहा गया था वुमेन राइट्स का कि अगर जो है वो लड़की जो है वो शादी करेगी तो वो अपनी क्या करेगी, प्रॉपर्टी को लॉस कर देगी। मतलब आउट ऑफ स्टेट में अगर वो शादी करेगी तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, उसको ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें ये चीज़ जो थी वो खत्म, मतलब ये जो कंट्रोवर्शन ज़्यादा हो रहा था। अगर हम बात करें कि मेजर चेंज जो था वो 5 अगस्त 2019 में जो बता रहे आर्टिकल 370 वो जो था वो रिमूव हो गया था स्पेशल स्टेटस। इसमें यह कहा ऑल इंडियन हैव इक्वल राइट टू राइट इन J&K, नो सेपरेट कैटेगरीज ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स। तो ये चीज़ जो थी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। मतलब कि कहा गया था कि कोई भी इंडिया का जाके मतलब इंडिया का J&K में नागरिक ले सकता है, वहाँ पे कोई भी परमानेंट रेजिडेंट्स की बात नहीं हो रही है। उसमें आगे देख सकते हैं 1927 में ये स्टार्ट हुआ था, 1954 में इसको 35 को लाया गया था, और 2019 में इसको ख़त्म किया था। जो अब हम कह सकते हैं कि जो J&K कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1957 में आया था। प्रेसिडेंट ऑर्डर हमने ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से।
अगर हम बात करें कि JNK के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि JNK की कॉन्स्टिट्यूशन कब से बना था। हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK का सबसे ये जो आइडिया फ्रेमिंग था JNK कॉन्स्टिट्यूशन का। जम्मू एंड कश्मीर वॉज कंसिडर्ड बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन Assembly was formed 1954 to establish responsible democratic government of state. The assembly जो nearly 5 year holding 12 session from 29 September 1957 to 19 November 1956। ड्राफ्ट कमेटी जो थी वो कब हुई थी 10 अक्टूबर 1956। उसके बाद डिस्कशन अडॉप्ट 17 नवंबर 1956। जम्मू इसमें ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1957। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो था असेंबली जो था वो बिफोर पार्टीशन की बात हो रही है। इसमें ये कहा गया था कि 1947 में जब एक्सेशन हुआ था तब इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की तरफ। और असेंबली जो हुई थी उसमें हम क्या कह सकते हैं 5 ईयर 12 सेशन और 29 मतलब इसमें ये चीज़ें जो थी इतना टाइम लगेगा। 29 सितंबर 1951 से लेके 19 नवंबर 1956 था। तो ये अब कह सकते हैं कि कितने टाइम लगा था, 5 साल लगे थे, 12 सेशन हुए थे। और उसके बाद ये डेट्स आप याद रख सकते हैं 1951 से लेकर 1956 तक। अगर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 10 अक्टूबर 1956। और जो डिस्कशन हुआ था वो कब हुआ था, अडॉप्ट हुआ था 17 नवंबर 1956। और उसके बाद 26 जनवरी 1957 को जो था जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वो तैयार हो गया था अलॉन्ग विद प्रेम्बल्स। अगर हम प्रेम्बल्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि वी द पीपल ऑफ State Jammu and Kashmir having solemnly resolved in the presence of accession of state to India which took place on 26 October 1947 further defined existing relationship states with the Union of India integral part therefore to secure ourselves। इसमें जस्टिस की बात करें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टीज ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव्स फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटीज स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी फर्टर्निटी assuming dignity individual and nation की बात हो रही। in our constitution assembly this 17th day of November 1956 do have the adopts invent ourselves constitution। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इनके प्रेम्बल में ये लिखा गया था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं वो रिजॉल्व कर रहे हैं इंडिया के साथ। इन्होंने जो 1947 अक्टूबर में जो हुआ था उसमें ये कहा गया तो एक्सेशन हुई थी उसके थ्रू हम कर रहे थे। और उसके बाद जो है इंटीग्रल पार्ट है किसका, इंडिया का। और उसमें ये कहा गया था इनमें 4 चीज़ें जो थी वो जस्टिस लिबर्टी और इक्वालिटी और फर्टर्निटी की बात की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें मेन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसमें 13 पार्ट्स हैं। इसमें देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर की बात करें 1957 में और ओरिजिनली जो मतलब कंटेन हुआ टोटल्स 158 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे, 7 शेड्यूल थे। आप इसको 138 सेक्शन बोल सकते हैं या 158 आर्टिकल बोल सकते हैं या 158 सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक, इसमें 13 पार्ट थे और 7 शेड्यूल थे। अगर हम इनके बात करें तो सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट है इसमें प्रीमियरली की बात हो रही थी। इसमें 1 से 2 आर्टिकल इसके अंदर आते थे। ठीक, अगर स्टेट्स की बात करें ये पार्ट सेकंड इसमें क्या था द स्टेट और इसके बाद आर्टिकल आते हैं 3 से 6 तक। पार्ट थर्ड में परमानेंट रेजिस्टेंस की बात है और 7 से लेकर 10 की बात है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही 11 से 25 की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है इसमें 26 से लेकर 53 तक हो रही है। लेजिस्लेटिव की बात हो रही है इसमें 54 से लेकर 92 तक हो रही है। अगर हाई कोर्ट की बात करें ये पार्ट 7 में आता है 93 से लेके 100 तक। और पार्ट 8 की बात करें फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट की बात करें 101 से लेकर 110 तक। और पार्ट 9 की बात करें इसमें पब्लिक सर्विस की बात है 111 से लेकर 122 तक। इलेक्शन की बात करें 123 से लेकर 131। और पार्ट 11 की बात करें इसमें 132 से लेकर 139। और पार्ट 12 की बात करें इसमें अमेंडमेंट्स ऑफ की बात हो रही है 140 से लेकर 146 का तक। और उसके बाद जो पार्ट 13 था इसमें टेम्परेरी ट्रांजेक्शन एंड स्पेशल प्रोविज़न की बात हो रही है 147 से लेकर 158 तक। ठीक, तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन का आप देख सकते हैं दोबारा से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि 13 आर्टिकल थे, 158 जो थे 13 पार्ट 158 आर्टिकल्स और उसके बाद 7 शेड्यूल थे। तो आप इसको ऐसे भी करोगे तो आपके लिए इतना ही काफ़ी।
अगर शेड्यूल्स की बात करें 7 शेड्यूल से, शेड्यूल फर्स्ट में था रिपेल्ड ओमेंट था, शेड्यूल सेकंड में था क्या अलाउंस एंड गवर्नेंस की बात हो रही है, शेड्यूल थर्ड में से सैलरी जो थी स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन की हो रही है, शेड्यूल फोर्थ में था सैलरी कंडीशन ऑफ हाई कोर्ट जज, और उसके बाद शेड्यूल फिफ्थ जो था रिपेल्ड था, शेड्यूल 6 जो था फॉर्म्स ऑर्थ एंड अफर्मेशन था, शेड्यूल 7 जो था रिलीजियन लैंग्वेज की बात हो रही है, एंड डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफेक्शन की बात हो रही है। ठीक, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो था आफ्टर ऑब्लिगेशन ऑफ 370 ऑन 5 अगस्त 2019 द कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट इन टू बी इफेक्ट और प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो अप्लाई टू JNK। तो हम ये कह सकते हैं जब 370 टूटा तो ये जो JNK कॉन्स्टिट्यूशन था वो टोटली जो है ख़त्म हो गया। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो नो डायरेक्टली जो अप्लाई होता है किस पे, यूनियन ऑफ टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो JNK के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि उसमें क्या क्या चीज़ थी, तो आप उसमें देख सकते हैं सबसे पहले ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, 158 आर्टिकल थे, 7 मतलब शेड्यूल थे और 13 पार्ट थे। पार्टी रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात हो रही, इंटीग्रल पार्ट जो था इंडिया का था ये एज पर आर्टिकल 3 जो है सेक्शन 3 हम पे कह सकते हैं, मैंने आपको बोल दिया सेक्शन 3 बोले, आपको कहीं जगह पे सेक्शन की बात हो रही कहीं पे आर्टिकल की बात हो रही, तो जो सेक्शन थी वो उसमें मतलब जो JNK की जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये चीज़ कहा गई थी कि इंटीग्रल पार्ट है किसका, JNK का। और टेरिटरी ऑफ स्टेट की बात हो रही है, ये सेक्शन 4 की बात हो रही है। उसके बाद जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टीज़ की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, परमानेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। इसके आप ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मनीशनरी हो सकती है, गवर्नर्स रूल्स, हाई कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेडिक्टेबल इलेक्शन, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, 10 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। 10 ईयर ऑफ गवर्नमेंट कितना था, 6 ईयर था, बाद में क्या हो गया था 5 ईयर हो गया। फ्लैग की बात करें, इनका अपना फ्लैग था, ये किस आर्टिकल जो उनका आर्टिकल था 114, आप इसको सेक्शन भी कह सकते हैं और आर्टिकल भी कह। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें उर्दू जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट इंग्लिश जो थी वो कंटिन्यूसली ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिसाइड हो गई थी बाद में। उसके बाद एकेडमी की बात हो रही है, जिसमें आर्ट कल्चर और लैंग्वेज की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट गवर्नर्स की बात हो रही है, ये कितना आर्टिकल 27 में था। अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें 147 अमेंडमेंट के थ्रू मतलब आप चेंजिंग ला सकते थे। मल्टी पार्टी सिस्टम था, दरबार मूव था, उसके बाद स्पेशल प्रोविज़न था विद इंडिया, मतलब जो स्पेशल रिलेशनशिप तो इंडिया और JNK का बना था वो आर्टिकल 370 से बना था। फिर उसके बाद जो था 2019 में जो था ये जो था वो ख़त्म हो गया था आर्टिकल 370। 35 ये जो था प्रेसिडेंट आर्डर के थ्रू 1947 से मतलब 1954 से ये स्टार्ट हुआ था, जो अब क्या था ख़त्म हो गया था 2019 में। अगर हम बात करें अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले ये देख सकें आर्टिकल मतलब 370 था कि आर्टिकल 370 यही था कि JNK को एक प्रोविजनल टेम्परेरी प्रोविजनल दिया जाता था 21 मतलब पार्ट में आता है, इसमें टेम्परेरी और प्लस स्पेशल प्रोविज़न की बात करी। इसमें ये कहा गया था कि JNK के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसकी इंटरनल मैटर जो है डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, और उसके बाद ये क्या करेगी गवर्नमेंट संभालेगी, सेंटर संभालेगी, और इंडिया का लाज जो है वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट में अप्लाई होगा। तो इसमें ये कह सकते हैं 5 अगस्त 2019 में जो प्रेसिडेंट आर्डर जो था CO 272 इशू जो अप्लाइड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू JNK, 6 अगस्त में जो हुआ था पार्लियामेंट जो पास हुआ था, और 31 अक्टूबर से जो था JNK का जो था वो मतलब स्टेट से लेके से UT मतलब तब्दील हो गया था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 370 वो अब्रीगेट कैसे हुआ था, इसमें ये कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट आर्डर था CO 272 अमेंडमेंट 367 इंटीग्रेट आर्टिकल रीडिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेजिस्लेट असेंबली ऑफ JNK सिंस नो असेंबली एग्जिस्ट द गवर्नर गेव एक्सटेंट्स देन आर्टिकल 370 हैज़ इनऑपरेटिव प्रेसिडेंट आर्डर्स विद पार्लियामेंट रिकमेंडेशन। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर JNK में मतलब ऐसा कहा गया कि अगर 18 मंथ तक कोई भी स्टेट के अंदर कोई सरकार नहीं है तो गवर्नर्स के पास पावर चली जाती है। तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि गवर्नर्स के पास पावर थी जब मतलब इनका प्रेसिडेंट आर्डर स्टार्ट हुआ, तो उसमें ये कहा गया था गवर्नर ने जो था असेंबली नहीं थी, गवर्नर ने मतलब कोशिश किया था कि अब प्रेसिडेंट अपने आर्डर से
कुछ भी कर सकते। तो इसके थ्रू जो था आर्टिकल 370 रिवोक्ड हुआ था। 370 अबॉलिश, आर्टिकल 370 यूज हुआ था, नो असेंबली थी, गवर्नर अकार्ड था, फिर पार्लियामेंट अप्रूव किया था और आर्टिकल 370 चला गया था। ये आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की लीगल्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो था अबॉलिश हो गया था। ऑल इंडिया जो लॉ थे वो 800 प्लस सेंट्रल लॉ थे वो जो ऑटोमेटिकल एप्लीकेबल थे, और इंडियन पेनल कोड जो था वो अब एप्लीकेबल स्टार्ट हो गया था जो रणबीर पेनल कोड से पहले चल रहा था। फंडामेंटल राइट जो पूरे जो थे वो अब मतलब सारे जो थे अब फुली जो थे एक्सटेंड हो गए थे। आर्टिकल 370 एंड 35 जो था वो रिमूव हो गया था, और ड्यूल सिटीजनशिप जो थी वो अब खत्म हो गई थी। ठीक, तो ये चीज़ें जो थी चेंजिंग आ गई थी। पहले हम देख सकते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पहले स्टेट की बात हो रही थी, अब जो है यूटी की बात हो रही है, जिसमें आप J&K में असेंबली है और लद्दाख में विदाउट असेंबली है। तो पहले जो था वो कौन थे, CM थे, उसके बाद सदर रियासत थी, सदर विजान से मतलब वज़ार आज़म थे, हिस्टोरी का टाइटल था, लेकिन अब जो था LG जो यूज़ कर रहे थे। पहले गवर्नर थे, अब मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हुई। इसमें सेपरेट फ्लैग की बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और अब जो था तो क्या हो गया, सिर्फ इंडिया का फ्लैग जो और नेशनल फ्लैग की बात हो रही थी। स्पेशल स्टेटस जो फुल इंटीग्रेशन तो इंडियन यूनियन के साथ। तो इसमें ये कह सकते हैं सपोर्टर से वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन अचीव हो गया था। इसमें नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की बात, इसमें लॉ RTE इसमें ये कहा गया था, लीगल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि जो सपोर्टर कह रहे थे इनका ये था कि एक देश हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, लॉ आएगा, RTI होगी, RTE होगा। अगर इसमें क्या है, कुछ जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो फेडरलिज्म का है और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ हुआ है, पब्लिक के बिना कंसल्ट और असेंबली के बिना कंसल्ट हुआ है, और ये है हमारा जो है ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, और उस अलाइनेशन इंटरनेशनल अटेंशन जो थी वो कश्मीर इशू पर ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई थी। अगर हम करंट्स की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं J&K क्या क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो क्या करता था, इसके ऊपर अप्लाई करता है। सुप्रीम टू 2023 में जो था अप्लीकेशन 370 जो था वो डिक्लेयर कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। आई थिंक 11 दिसंबर 2023 में जो है डिक्लेयर कर दिया कि क्या है कि जो अब जो J&K का है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने किया है वो सही तरीके से काम किया गया। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन की एक्ट की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं आर्टिकल 3 जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जिसमें डील विद फॉर्मेशन न्यू स्टेट अलिनेशन बाउंड्री एंड चेंज नेम्स एग्जिस्टिंग स्टेट की बात हो रही है। ठीक, जो इंडिया का आर्टिकल 3 है कि इसके थ्रू आप ये चेंजिंग ला सकते हैं, किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर सकते हैं। अगर हम टाइमलाइंस की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं जो बिल इंट्रोड्यूस किया था वो अमित शाह ने किया था, और राज्यसभा ने जो किया था अप्रूव किया था 5 अगस्त 2019। अगर इसमें वोटर की बात करें 125 जो लोग थे मेंबर्स थे उन्होंने फेवर किया था और 61 ने अगेंस्ट किया था। तो लोकसभा की बात करें इसमें 6 अगस्त 2019 की बात थी, 5 को राज्यसभा में हुआ था, 6 को जो हुआ था वो लोकसभा में हुआ था, जिसमें 370 जो थे वो फेवर में आए थे और 70 जो थे वो अगेंस्ट आए थे। अगर प्रेसिडेंट अकॉर्ड की बात करें तो 9 अगस्त 2019 में ये चीज़ हुई थी, प्रेसिडेंट ऑर्डर मतलब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, अकॉर्ड कर दिया था। अगर डेट ऑफ मतलब कहें तो मतलब कब स्टेट से यूटी बना, तो इसमें ये कह सकते हैं 31 से अक्टूबर 2019 में जो था नेशनल यूनिटी डे को बर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मतलब इन्होंने स्टेट को यूटी में तब्दील किया था। अगर हम बात करें यूटी के अंदर इन्होंने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर जो विद लेजिस्लेटिव दिया था और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेटिव की बात हुई थी। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करें कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स में कितने आते हैं, तो इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, 103 सेक्शन आती है, और इसमें इंक्लूड 5 शेड्यूल की बात हो रही है। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहला पार्ट है प्रीमियरली, इसमें ये उनका बताया हुआ था कि इसका नाम क्या है और बेसिक डेफिनेशन बताई गई थी। तो हम ये कह सकते हैं जो पार्ट फर्स्ट में ये होता है ना कि हम कहीं मतलब कुछ आंसर लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा ये होता है ना कि इसको डिफाइन किया जाए, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर काम क्या कहा जाता है। तो इसमें ये पार्ट फर्स्ट में ये आता था कि इसके ऊपर ये था कि इसकी मतलब बेसिक डिफाइन का, और उसके पार्ट सेकंड में रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ J&K की बात को किस तरह रीऑर्गेनाइज किया गया था,
और जो पार्ट थर्ड था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजिस्लेटर की बात हो रही है। पार्ट फोर्थ में जो था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख की बात हो रही है। पार्ट फिफ्थ में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। पार्ट सिक्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। और पार्ट सेवन में जो था मर्चेंट ट्रांजेक्शन प्रोविजन फंड का बात कैसे होगा, मतलब फंड्स के रिलेटेड बात हो रही है कि फंड को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। वो पार्ट 8 जो था हाई कोर्ट की बात हो रही है। पार्ट 9 तो एडवोकेट जनरल यूटी एंड जेडके की बात हो रही है। पार्ट 10 में जो इसका एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। पार्ट 11 में उसके बाद लिबर्टेरियन अपॉइंटमेंट्स एसेंट एंड लिबर्टेरियन की बात हो रही है। उसके बाद पार्ट 12 में प्रोविजनल सेंटेंस कॉपरेशन की बात हो रही है। अदर मैटर्स पार्ट 13 में जो था प्रोविजनल एज सर्विस और पार्ट 14 में जो था लीगल मेजरमेंट एंड प्रोविजन की बात हो रही है। अगर हम बात करें सेक्शन की बात करें, पार्ट फर्स्ट में जो थी सबसे पहले जो थी शार्ट टाइटल एक्ट्स की बात हो रही है। पार्ट सेकंड में जो थी पार्ट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ दो सेक्शन की आ रही है, पार्ट सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड। इसमें सबसे जो सेक्शन फर्स्ट में तो शार्ट टाइटल की बात हो रही है, उस सेक्शन सेकंड में इसको डेफिनेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर और अथॉरिटी की बात हो रही है। अगर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 की बात हो रही है। इसमें आप ये देख सकते हैं यूटी की लद्दाख की हो रही है, यूटी ऑफ कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर की हो रही है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें हम ये कह सकते हैं रिसेंटली जो हमें है वो कौन थे, मनोज सिन्हा है। और जो फर्स्ट जो थे वो कौन से जीसी मुर्मू थे। तो इसमें ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट की बात रही पार्ट थर्ड में, इसमें आप कह सकते हैं 4 राज्यसभा सीट थी। इसमें आप ये कह सकते हैं फ़याज़ मीर मोहम्मद थे, नज़ीर अहमद थे, उसके बाद शेर शमशीर मनास और गुलाम नबी आज़ाद थे। इसमें सीट जो थी वो 4 डिस्ट्रीब्यूट थी, किसमें जम्मू एंड कश्मीर, और 1 जो थी ये किसमें थी, लद्दाख में थी। ये किसकी बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है। अगर हम डिलिमिटेशन इलेक्शन की बात करें तो इसमें सेक्शन 11 सेक्शन 30 इसमें प्रोविजन जो इलेक्शन डिलिमिटेशन की बात हो रही है। और 2009 जो लाइक पंडुचेरी वो भी अप्लीकेबल हो गया था। अगर हम लेजिस्लेटर की बात करें आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें आप ये देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। टोटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है 24 सीट जो थी वो वैकेंट थी पीओके के लिए। और 40 सेक्शन 14 थी वो सेक्शन रिजर्व किसके लिए थी, एससी और एसटी के लिए थी। सेक्शन 15 16 17 19 की बात करें तो इसमें जो थी सीट नॉमिनेट की थी, 2 सीट जो थी वुमेन्स के लिए नॉमिनेट की थी। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही मेंबरशिप की। उसके बाद आप लेजिस्लेटिव जो असेंबली का 10 ईयर था वो 5 ईयर था। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, कुछ कुछ जो मेन खास है मैं वही सेक्शन बताऊँगा, क्योंकि ऐसे आपको याद भी रहेगा। तो आप मेरे ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से ध्यान से रखें, इसको ट्रिक्स वाइज भी आप याद कर सकते हो। जो हम कह सकते हैं पावर और लैंग्वेज की बात करें 32 और 47 की बात हो रही है, ठीक। अगर काउंसिल मिनिस्टर की बात करें 53 54 की हो रही है। 53 में मिनिस्टर जो थे वो 10% ऑफ पॉपुलेशन लेजिस्लेटिव मेंबर्स की होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन होनी चाहिए सेक्शन 54 इसमें होनी चाहिए सीएम अपॉइंटेड एलजी होना चाहिए। अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा सीएम करेगा। मतलब जैसे बाहर की यूटी में ये काम जैसे चलता था वैसे ही था। इसमें हम ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख की बात हो रही है पार्ट फोर्थ में 58 और 58 फर्स्ट 58 4 की बात है। इसमें ये कहा गया यूटी लद्दाख जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट करेगा थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो रही है एज पर आर्टिकल 239। अगर सेक्शन 58 4 की बात करें लेजिस्लेटर जो था उसमें ये कहा गया था विल बी असिस्टेड बाय एडवाइजर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डिलिमिटेशन की बात करें तो इसमें 58 से लेकर 64 की बात हो रही है। अगर पार्ट 6 की बात करें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। उसके बाद पार्ट 7 आप देख सकते हैं 67 से लेकर 74। और उसके पार्ट 8 की बात करें हाई कोर्ट की बात हो रही है जिसमें 57 से लेकर 58 की बात हो रही है। पार्ट 9 में एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। पार्ट 10 में ऑथराइज एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट 11 के एसेस लिबर्टीज़ की बात हो रही है। पार्ट 12 में जो आप देख सकते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेशन एंड अदर मैटर्स। पार्ट 13 में प्रोविजन एज सर्विस सेक्शन 88 से लेकर 93। पार्ट जो 14 था उसमें लीगल और की लीगल की बात हो रही है, ठीक। इसमें आप ये कह सेक्शन 106 जो था वो सेंट्रल लॉ की बात हो रही थी, यूनियन टेरिटरी को जेएंड को कर सकता है। इसमें रिपेल्ड की बात करें आर्टिकल 50 सेक्शन 153 सेक्शन 166
क्या करता है, स्टेट लॉ को करता था, और उसके बाद कैसे उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब इसमें कह सकते हैं 7 सेंट्रल अमेंडमेंट जो थे वो J&K में एप्लीकेबल हो गए थे। जिसमें शेड्यूल की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल में मेंबर ऑफ काउंसिल की बात हो रही है। इसमें हम ये कह सकते हैं, लोकसभा की बात करें, डिलिमिटेशन के बाद क्या चेंजिंग आई थी, तो डिलिमिटेशन में क्या थी, 5 सीट थी, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू थी, और एक जो सीट थी वो किसके पास थी, UT ऑफ लद्दाख की थी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन को कैसे इन्होंने चेंज किया था, कैसे उसके ऊपर ठीक किया था। ठीक, तो अगर हम जम्मू कश्मीर आर्टिकल की बात करें, इसमें ये कहा गया था, आर्टिकल 370 हमने ऊपर पढ़ लिया कैसे है। बीजेपी जो थी वो पावर 2019 में आई, 2019 मतलब 2014 में आई थी, और 2019 में इन्होंने मैनिफेस्टो किया था कि हम क्या इसको रिवो करेंगे। अगर इसमें कहेंगे तो सेक्शन 144 इम्पोज की थी, कश्मीर पूरा बंद किया था, फॉर्मल CM जो थे महबूबा मुफ्ती, जो मतलब डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको मतलब हो अरेस्ट किया था, और 35,000 पैरामिलिट्री फोर्स जो थी वो डिप्लॉयड हुई थी, और अमरनाथ यात्रा जो थी वो कैंसिल हुई थी। अगर उसके बाद गन कॉर्नर रूल्स जो था इम्पोज हुआ था बीजेपी और BDP के अलायंस के बाद, और जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो आप ये डेट याद रख सकते हैं, 20 जून 2018 सॉरी। उसके बाद आप सीट्स ये कर सकते हैं कितनी पास हुई थी, और कितने 125 मेंबर्स ने राज्यसभा में पास किया, और 370 जो थे वो कहाँ किया था, लोकसभा में। हम बात करें कि 10 अगस्त 2019 में फर्स्ट पटिशन लगाई थी अगेंस्ट 370 के, जो ये रिवोक्ड हुआ गलत हुआ है। इसमें हम कह सकते हैं मोहम्मद अकबर लोन और हसन मसूदी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था। उसके बाद हम करें मार्च 2020 में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ किया था, और पटिशन की जो 370 को सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अभी भी इसके ऊपर काम मतलब चल रहा है। अगर टाइम लाइन्स की बात करें 2020 में जो था, तो आप ये कह सकेंगे 31 मार्च में जो था रीऑर्गेनाइजेशन जो थे, कुछ ऑर्डर जो थे उसको दोबारा सेंट्रल लॉ में किया। 20 मई को डोमिसाइल आया था, 5 अक्टूबर को क्या हुआ था, लैंड लॉ चेंज आए थे, उसके बाद 16 अक्टूबर पंचायत राज अमेंडमेंट हुआ था, और DDC इलेक्शन हुए थे। 26 अक्टूबर को फिफ्थ ऑर्डर आया था, जहाँ पे 100+ जो सेंट्रल लॉ जो थे एक्सटेंड हुए थे J&K में। 28 नवंबर से लेकर दिसंबर तक DDC इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो इनकी अलायंस पार्टी थी वो जीत गई थी, NCC, जिसमें आप PAGT की बात हो रही है। अगर डिलिमिटेशन की बात करें, इसमें 90 सीट्स की बात हो रही है, 43 सीट जो थी वो जम्मू की थी, और 47 जो थी वो कश्मीर की थी, और SC और ST की जो रिजर्व मतलब की थी सीट्स फर्स्ट टाइम। इसमें आप दे सकते हैं 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, 2023 में कुछ बजट्स और वेलफेयर की बात हो रही है, और 2024 में जो विजिट उसी मार्च में हुई थी OBC लद्दाख में, आप ये देख सकते हैं। और 2025 में आप देख सकते हैं जैसे पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो है मिशन ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। 22 अप्रैल जो 2025 में जो हुआ था पहलगाम में टेरर अटैक, फिर उसके बाद जो है 7 मई ऑपरेशन जो था वो सिंदूर हुआ था, जिससे क्या हो गया था, मतलब ये चीज़ जो स्टार्ट हो गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, 6 जून को जो था चिनाब जो ब्रिज को इनकरेज किया था इंडिया, जो श्रीनगर जो मतलब क्या बोलते हैं वंदे भारत ट्रेन थी, उसको भी उन्होंने, जो रियासी का बड़ा ब्रिज था उसको भी इन्होंने मतलब स्टॉप खोल दिया था। उसके बाद हम ये कह सकते हैं जून 30 में जो 3 पार्टी ने अलायंस किया था कि क्या करेंगे, हमारा ये मेन पर्पज़ है कि जब तक मतलब 370-35 पे स्टेटहुड को रिवोक नहीं किया जाएगा, तब तक हम क्या करें, अलायंस के साथ हैं। और चीफ जो साजिद लोन जो थे वो क्या थे, इनके प्रेसिडेंट थे। अगर हम आज के टाइम की बात करें, J&K में जो है आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.5 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो सेंटर थी, उसमें आप ये देख सेंटर ऑफ इंडिया मोबिलिटी इंडिया इकोनॉमिक्स, इसमें ये कैसे जो इंडिया का ओवरऑल जो परसेंटेज थी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट के 3.7 थी, और J&K में आप देखा जाए तो 6.7 की बात हो रही है, 6.7 ओवरऑल थी। उसमें आप ये कह सकते हैं जो
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 15 से लेके मतलब 29 की एज तक जो लोग हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर 370 अगर किसी को अगर दच्चा लगा है या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो यूथ को ही है, जिसके आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे जो है हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से बच्चों ने क्या किया है, डिग्री लेके बैठे हुए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन जो है जॉब नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जो है स्टूडेंट्स को या मतलब इनको कोई बेनिफिट अभी तक हुआ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।